हिरोशिमा एंड नागासाकी पर गिराए गए एटॉमिक बॉम्ब को अभी मात्र 4 साल ही हुए थे कि तभी 29 अगस्त 1949 को सोवियत ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब RDS-1 का टेस्ट कर डाला, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और इस खबर से सबसे ज्यादा झटका यूएस को लगा, क्योंकि यूएस को लगता था कि कोई भी देश अगर एटॉमिक बॉम्ब बनाएगा तो उसे कम से कम 10 से 15 साल तो लगेंगे। लेकिन फिर सोवियत ने इस एटॉमिक बॉम्ब को इतना जल्दी कैसे बना लिया, ये यूएस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन था, और जिसका शक ओपनहेमर पर जाता है कि उन्होंने ही सोवियत को एटॉमिक बॉम्ब का सीक्रेट दिया है, जो कि बाद में गलत साबित हुआ। आखिर सोवियत ने अपना पहला एटॉमिक बॉम्ब इतना जल्दी कैसे बनाया, जानेंगे इस वीडियो में। देखो, 1910 से ही सोवियत फिजिसिस्ट न्यूक्लियर फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च करते आ रहे थे। फिर साल 1938 का आता है जब जर्मन वैज्ञानिकों ने न्यूक्लियर फिजन की डिस्कवरी कर दी, जिसमें यूरेनियम को न्यूट्रॉन से स्प्लिट करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। अब ये देख के सोवियत वैज्ञानिकों को इंटरेस्ट आया कि भाई न्यूक्लियर फिजन पर तो रिसर्च करनी चाहिए कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। शुरू में सोवियत फिजिसिस्ट याकोव फ्रैंकलिन, जॉर्जी फिलेरोव एंड लेव रूसिनोव ने न्यूक्लियर फिजन की थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस कर दी, लेकिन अब इस फील्ड में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को आगे बढ़ाना था, जिसके लिए जुलाई 1940 में न्यूक्लियर फिजन को और अच्छे से स्टडी करने के लिए सोवियत एकेडमी ऑफ साइंस ने एक कमीशन बनाया, जिसका नाम था यूरेनियम प्रॉब्लम। लेकिन फिर जून 1941 को वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने सोवियत पर आक्रमण कर दिया, जिससे न्यूक्लियर फिजन पर होने वाली इस रिसर्च को बंद करना पड़ा। बहुत से सोवियत वैज्ञानिकों ने सोवियत आर्मी को ज्वाइन कर लिया और वार में यूज होने के लिए हथियार बनाना शुरू कर दिया। वार के शुरू से ही सोवियत इंटेलिजेंस को खबर मिलने लगी कि यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड एंड जर्मनी के वैज्ञानिक एटॉमिक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। और फिर 1942 के शुरुआत में फिजिसिस्ट जॉर्जी फिलेरोव ने भी नोटिस किया कि आजकल अमेरिका, ब्रिटेन या जर्मनी का न्यूक्लियर फिजन पर कोई भी न्यू रिसर्च पेपर देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब उधर कोई तो खिचड़ी पक रही है। ये साफ इंडिकेशन था कि इन देशों में न्यूक्लियर वेपन बनाने पर चुपचाप काम चल रहा है। इसके बाद अप्रैल 1942 को फिजिसिस्ट जॉर्जी फिलेरोव ने तुरंत सोवियत लीडर जोसेफ स्टालिन को लेटर लिखा और इंसिस्ट किया कि हमें बिना किसी देरी के यूरेनियम बॉम्ब बनाने पर रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। शुरू में स्टालिन ने ये बोल के खारिज कर दिया कि परमाणु हथियार बनाना इम्पॉसिबल है और कहा ये रिपोर्ट हमें सिर्फ युद्ध से भटकाने के लिए जर्मनी की कोई चाल है। लेकिन फिर यूएस में रह रहे जासूसों से भी खबर आने लगी कि यहाँ यूएस में एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट चल रहा है। इसे सुनते ही स्टालिन ने तुरंत एक्शन लिया और सोवियत एटॉमिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए एनाटोली अलेक्जेंड्रोव को इंजीनियरिंग फिजिसिस्ट और ब्रिलियंट न्यूक्लियर फिजिसिस्ट आइगोर वी कुर्चतोव को प्रोजेक्ट के मुख्य हेड के रूप में चुना गया, और साथ में याकोव जेल्डोविक एंड यूली खारिटोन जैसे लोग भी शामिल थे। इस प्रोजेक्ट के लिए मॉस्को में स्थित एक छोटी सी लैब में काम शुरू हुआ, जिसका नाम था लैब नंबर 2, और शुरू में इस लैब में सिर्फ टोटल 5 लोग ही थे। अब एटॉमिक बॉम्ब बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए थी, वो थी प्लूटोनियम 239, जो कि प्योर यूरेनियम से ही बन सकता था। लेकिन उस टाइम सोवियत के पास कोई भी यूरेनियम इंडस्ट्री नहीं थी जो कि यूरेनियम ओर की माइनिंग करके प्योर यूरेनियम प्रोड्यूस कर सके, क्योंकि इससे पहले यूरेनियम कभी यूज हुआ ही नहीं था। तो अब प्रोजेक्ट के हेड कुर्चतोव ने डिसाइड किया कि पहले यूरेनियम ओर की माइनिंग करके प्योर यूरेनियम बनाओ और फिर प्योर यूरेनियम से प्लूटोनियम 239। लेकिन फिर एक और दिक्कत आ जाती है कि प्लूटोनियम 239 को एक्सट्रैक्ट करने के लिए चाहिए होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसके लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स को भी बनाना था। इसके लिए 27 नवंबर 1942 को सोवियत ने यूरेनियम की इंडस्ट्रीज को स्थापित कर दिया और माइनिंग का काम शुरू कर दिया। दिसंबर 1944 तक न्यूक्लियर रिएक्टर्स में काम करने लायक प्योर यूरेनियम का सिर्फ 1 केजी टुकड़ा तैयार हो पाया। आखिरकार ये यूरेनियम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है जब 2 मई 1945 को सोवियत जर्मनी को डिफीट कर देता है और बर्लिन के फिजिक्स इंस्टीट्यूट से काम आने लायक सारे सामान को उठा के मॉस्को की लैब नंबर 2 में लाया जाता है, जिसमें 100 टन यूरेनियम भी होता है। इसके साथ ही सोवियत डिसाइड करता है कि जर्मन वैज्ञानिकों को भी इस यूरेनियम रिसर्च के काम में यूज किया जाए, और उनके सामने इस प्रस्ताव को रखा जाता है, जिसको कई सारे जर्मन वैज्ञानिक एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इस तरह टोटल 200 स्पेशलिस्ट जर्मनी से सोवियत लाए जाते हैं, जो कि 1948 तक आते आते 300 तक हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने लायक है कि जर्मन वैज्ञानिकों को सोवियत ने सिर्फ बाहर के काम करने में लगाया था, जैसे प्लूटोनियम 239 को तैयार करना,
बल्कि जो सीक्रेट काम था, जैसे बॉम्ब का डिजाइन एंड बॉम्ब को कैसे तैयार किया जाता है, ऐसे काम से जर्मन्स को दूर रखा। और फिर 1951 में एटॉमिक बॉम्ब बनाने के बाद इन लोगों को इनके देश जर्मनी भेज दिया जाता है। अब सोवियत के पास यूरेनियम भी था और जर्मन वैज्ञानिक भी। फिर दिसंबर 1946 में सोवियत का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर F1 भी बन के तैयार हो जाता है, जिसको 45 टन यूरेनियम से लोड किया जाता है। और फिर 25 दिसंबर 1946 को मॉस्को की लैब नंबर 2 में पहली बार यूरोपियन कॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर रिएक्टर चलाया जाता है, जो कि प्लूटोनियम की प्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप था। आपको बता दूं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स में न्यूक्लियर चेन रिएक्शन होता है, जो कि कंट्रोल्ड वे में होता है। वहीं न्यूक्लियर बॉम्ब में ये चेन रिएक्शन बिना कंट्रोल के होती है। तो पहली बार चेन रिएक्शन को अचीव करना सोवियत वैज्ञानिकों को ये कॉन्फिडेंस देता है कि एटॉमिक बॉम्ब को बनाया जा सकता है। इसके बाद एटॉमिक बॉम्ब बनाने का काम और तेजी से होने लगा। न्यूक्लियर रिएक्टर का चलना सोवियत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन स्टालिन ने ऑर्डर दिया कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं होनी चाहिए कि सोवियत प्लूटोनियम को बना सकते हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के क्लोज हैं, क्योंकि स्टालिन नहीं चाहता था कि ये इन्फॉर्मेशन यूएस तक जाए। स्टालिन ने कहा था कि यूएस उम्मीद कर रहा होगा कि सोवियत 10 से 15 साल में एटॉमिक बॉम्ब बना पाएगा और यूएस उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर रहा होगा। अभी यूएस पर कम ही एटॉमिक बॉम्ब हैं। जब वो अपनी एयरफोर्स के लिए काफी एटॉमिक बॉम्ब बना देगा, तब वो सारे देशों पर अपनी मन की मर्जी करवाएगा। लेकिन उससे पहले हमें 5 साल के अंदर अपना खुद का एटॉमिक बॉम्ब बनाना पड़ेगा। 1940 के शुरू में सोवियत ने डिसाइड किया कि अब न्यूक्लियर बॉम्ब की डिजाइन बनाने और उसकी टेस्टिंग के लिए स्पेशल रिसर्च सेंटर की जरूरत है, जो कि अभी तक मॉस्को में स्थित लैब नंबर 2 में हो रहा था। फिर 9 अप्रैल 1946 को पॉलिटिकल ब्यूरो ने एटॉमिक बॉम्ब प्रोजेक्ट पर अपना कंट्रोल ले लिया, जो कि एक हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी थी, जिसने लेबरेंटी बेरिया की गाइडेंस में KB11 और डिजाइन ब्यूरो 11 नाम की एक स्पेशल कमेटी बनाई, जिसका काम था एटॉमिक बॉम्ब के डिजाइन को बनाना, जो कि अमेरिका के एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन पर बेस्ड होगा, लेकिन उसमें प्लूटोनियम को एज ए फ्यूल यूज करेंगे। इस न्यू रिसर्च सेंटर को सारोव नाम की जगह पर लोकेट किया गया, जो कि मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले जासूसों की मदद से बॉम्ब बनाने का काम बहुत तेजी से होने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब बॉम्ब बनके तैयार हो गया और अब बारी थी इसको टेस्ट करने की। फिर 29 अगस्त 1949 को कजाकिस्तान में सोवियत यूनियन अपने पहले एटॉमिक बॉम्ब RDS-1 को टेस्ट करता है, जिसका कोड नाम था फर्स्ट लाइटनिंग, जिसका डिजाइन अमेरिकन एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन पर बेस्ड था। जब इसको ब्लास्ट किया गया तो उसमें से 22 किलो टन TNT के बराबर एनर्जी निकलती है, जो कि नागासाकी पर गिराए गए अमेरिकन एटॉमिक बॉम्ब फैटमैन के बराबर थी। दोस्तों, सोवियत के एटॉमिक बॉम्ब बनाने में इनके जासूसों की बहुत भूमिका रही है, जिनमें से कुछ अमेरिकन लोग भी शामिल थे। अगर आप चाहते हैं कि सोवियत एटॉमिक बम बनाने में किन किन जासूसों ने हेल्प की, तो कमेंट करें पार्ट 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, और अगर ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू सो मच।